Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, एस बहल साहब। बिहार से कुछ खबरें हमारे पास हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें, एक एक करके आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, और उससे पहले बिहार में जबरदस्त हलचल है। पटना के गांधी मैदान में आज पहली बार एक सनातन महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। एक बड़ा आयोजन हो रहा है। इसमें देश भर के संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य भी पहुंच रहे हैं। इस महाकुंभ में मैं आपको नाम बता रहा हूं। अब परमहंस ज्ञानानंद जी महाराज, जगत गुरु अनंताचार्य जी महाराज, पुंडरीक जी महाराज, महामंडलेश्वर अरुण अवधूत गिरी जी, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं इसके अंदर। इस आयोजन की अध्यक्षता पद्म भूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज जी करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने किया। तो 2 स्टेट्स के राज्यपाल यहां पर हैं। इनके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वो मंच पर होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम समेत कई और लोग, कई मंत्री बिहार सरकार के, वो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। कार्यक्रम भगवान परशुराम के जन्मदिन के मौके पर हो रहा है, और इसके जो मुख्य आयोजनकर्ता हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे हैं। तो ये भी एक फैक्ट इसके अंदर था। अब इस और खास बात इस आयोजन की क्या है? ये जो सनातन महाकुंभ है गांधी मैदान पटना में हो रहा है, जहां पर 29 तारीख को वक्फ को लेकर के इमारत शरिया नाम की एक संस्था ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उनका दावा तो लाखों लाख लोगों के आने का था उस प्रोग्राम में। तेजस्वी यादव उस प्रोग्राम में गए थे, और वहीं उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था जिसमें बाद में खूब हंगामा हुआ कि हमारी अगर सरकार आ गई तो हम ये वक्फ को लेकर जो केंद्र ने कानून बनाया है इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। इसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया हुई। फिर बीजेपी ने उनको पहले नमाजवादी कहा, फिर अगले दिन उनको मौलाना तेजस्वी कहा। तमाम बातें आपने सुनी थी। अब इस कार्यक्रम को उसके जवाब के तौर पर देखा जाए, इसमें शिरकत करने वाली जो बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, ये क्या बताता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। एक बयान मेरे पास है, इसको लिख करके वो आप सुन लीजिए पहले। बिहार में एक जगह है पटना, और जाना हमें नहीं था, पर कारण सुनो। बहुत पहले जिस मैदान में हमारी कथा कैंसल की गई थी, उसी मैदान की बहुत साल बाद हमको अनुमति मिली है, तो वो दिमाग में है हमारे, इसलिए वहां हमारा जाना जरूरी है। आदमी तो हम टेढ़े हैं बचपन से ही, हटीले हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया। जिसका अनुमान गलत ना हो उसे हनुमान कहते हैं, और जो कभी पीछे ना उठे, भगे, पीछे ना मुड़े, उसे हनुमान भक्त कहते हैं। जब हमारे हनुमान जी लंका में पीछे नहीं मुड़े, तो हम भारत में क्या खाक पीछे हो जाएं? पीछे होने का कोई सवाल ही नहीं है। हनुमान जी तो लंका में भी डंका बजा कर आए। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी तो वैसे आजकल बड़े लोकप्रिय हैं, और बोलते हैं तो आपने देखा ही, इनका अंदाज बिल्कुल अलग है। ये कह रहे हैं कि ये वही हो रहा है, ये प्रोग्राम पटना में जहां मेरे कार्यक्रम को एक बार मंजूरी नहीं दी गई थी, तो मैं जाने वाला नहीं था, लेकिन अब इस प्रोग्राम में जरूर जाऊंगा। तो पहुंच गए हैं, होंगे या पहुंचने वाले होंगे इस प्रोग्राम में। लाइव तस्वीरें आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़े लोग यहां पर पहुंचे और भाषण भी होंगे। फिर बड़े, ये देखिए रामभद्राचार्य जी महाराज वो आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बताया राजस्थान के मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल समेत वो यहाँ पर हैं। कई बिहार के कई मंत्री, उप मुख्यमंत्री वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। अब वही गांधी मैदान है जहाँ वक्फ का आयोजन हुआ था। त्रिपाठी जी कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बहुत स्पष्ट है, और इसको कोई दाएं बाएं कुछ भी कहे, भाजपा के लोग भी कुछ भी कहें, लेकिन ये जो मंच सजा हुआ है ये सीधे सीधे हिंदुओं को संदेश देने के लिए है। और इसमें भी कोई संकोच मैं नहीं करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इसमें कोई इफ्बट नहीं होना चाहिए। रामभद्राचार्य जी महाराज, बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, और जितने संत हैं, कैलाशानंद जी हों या दूसरे लोग हों, ये सब के सब आप देखिए, तो जब महाकुंभ था, जब अमित शाह वहां स्नान करने गए थे,
जब इस तरह की कोई भी बातचीत होती है तो इन संतों का जो विचार होता है, तो अब एक तरह से कहें कि ये राजनीतिक तौर पर भी, निश्चित तौर पर ये हिंदू संत हैं, सनातन के हैं, ये अपना काम करते हैं, लेकिन अब जो राजनीतिक धारा है वो इनकी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा प्रबल करती दिखती। कार्यक्रम धार्मिक है लेकिन उद्देश्य राजनीतिक है, विशुद्ध राजनीतिक है। विशुद्ध राजनीतिक है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आप बात सुनिए, नहीं जाने वाले थे, हमारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, अब जरूर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? उस चुनौती की ही तो वो बात कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि इसी मैदान पर वक्फ वाली रैली हुई थी, तो तब मैंने एक बात कही थी और उसे अब दोहरा रहा हूं। अभी हो सकता है आज बहुत से लोग कहें कि अरे ये तो कम्युनल हो गया, भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग करना चाहती। मैं तो कह ही रहा हूं करेगी, करना चाहती नहीं करेगी। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई जब आप वक्फ पर रैली हो चुकी, प्रदर्शन हो चुका, संसद से पारित हो चुका, जितने तरह कंसल्टेशन थे हो चुके, फिर खड़े होकर कह रहे हैं कूड़ेदान में डाल देंगे। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी सारी लड़ाई मुसलमानों के उस वक्फ बिल के लिए है जो ठेकेदार मुसलमानों को उनको समृद्ध कर रहा है, संपन्न कर रहा है। तो जाहिर है उसका उल्टा वाला मामला तो आएगा ना, न्यूटन का थर्ड लॉ तो काम करेगा। और ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं, ये जो हिंदू संतों का जमावड़ा दिख रहा है, ये बहुत स्पष्ट है कि किस तरफ बिहार का राजनीतिक परिदृश्य जाने वाला। अब बाकी भाषण होंगे तो पता चलेगा कि कोई ऐसी बात, पॉलिटिकल बात भी यहां से कही जाती है क्या। देखिए अश्विनी चौबे जरूर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन अब इसे राजनीतिक नहीं कहा जा सकता कि उन्हें राजनीतिक संन्यास ले लिया अश्विनी चौबे जी ने। अब उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, 70 साल का हो गया हूं, मैं समाज सेवा और जब बिहार की जनता के लिए काम करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि उसी दिशा में उनका एक प्रयास है कि भाई बिहार के लोगों के लिए, जो बाबा बागेश्वर की एक बार कथा, जब तेजस्वी वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उस समय तेजस्वी के दबाव में पटना में सभा न करने की अनुमति नहीं, परमिशन नहीं मिली थी। तो वो अब बाबा बागेश्वर वहां आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब चुनाव के पहले की भी तैयारी के रूप में भी इसे एक देखा जाना चाहिए कि भाई जिस तरीके से वक्फ बिल के बाद बिहार में तेजस्वी यादव जब खुलकर खुद के लिए कहते हैं कि भाई मुझे मौलाना अगर आप कह रहे हो तो मुझे इस पर गर्व है, और जब वो इसी गांधी मैदान पर जब मुसलमानों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भूलना मत वक्फ बिल के खिलाफ मैं खड़ा हूं, राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है, तो जब वोट करने जाओगे तो वोट करना, तो मुझे लग रहा है उसी का जवाब के रूप में दिया जा रहा है। और ठीक है, हिंदू धर्म के लोग आ रहे हैं, आस्था का एक संगम है, परंपरा का हो रहा है, अध्यात्म का एक केंद्र है, बिहार की धरती में भी होना चाहिए। बिहार की धरती तो वैसे भी अध्यात्म की धरती के रूप में जानी जाती रही है। तो अच्छा है चुनाव के पहले इस तरीके से। इसको पॉलिटिकल नहीं मानते। मुझे लगता है कि पूरा पॉलिटिकल कहना ठीक नहीं। पॉलिटिकल लोगों से जरूर जुड़े हुए लोग इसमें आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इसमें अगर आ रहे हैं, राजस्थान के भजन लाल आ रहे हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें प्रभावशाली लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इसे पूरा भारतीय जनता पार्टी का लेकिन देखिए स्टार तो यहां पर पहुंचने वाले लोगों में दिख ही रहा है कौन है। धीरेन्द्र शास्त्री जब वहां पहुंचे हैं, अगर ऑडियो भी है इसका तो वो भी सुना दीजिए कुछ, ताकि पता लगे प्रोग्राम में कितना शोर है। विजय सिन्हा दिख रहे हैं, देखिए उप मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। धीरेन्द्र शास्त्री, उनका स्वागत हो रहा है मंच पर। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की। आप सभी लोग जो मंच पर हैं, सामने से कृपया हट जाएं। राहुल जी, कहानी धार्मिक है राजनीतिक है? पूरी तरह से राजनीतिक है। और मुझे लगता है अब डिक्लेयर कर देना चाहिए इन लोगों को, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हों या बाकी लोग हों, कि हम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं और उसी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। और ये बिल्कुल साफ है। अश्विनी चौबे जैसे अभी बोल रहे थे कि अश्विनी चौबे उन्होंने संन्यास की बात की है, लेकिन राजनीतिक आकांक्षाएं खत्म नहीं होती हैं। वो भी अभी देख रहे होंगे गवर्नर बना दिए जाएं, कुछ और बेटे भी हैं, वो बेटे थोड़ी रिटायर। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होता। और जिस तरह का आयोजन है, और जैसे कि हमने देखा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो मुस्लिम समुदाय ने वहां पर एक पूरा आयोजन किया था, उसी के आपके रिएक्शन के तौर पर ये आयोजन है। और इसमें पूरी तरह से पॉलिटिकल बातें, अदरवाइज यहाँ करने की क्या जरूरत है? तमिलनाडु कर लेते, पश्चिम बंगाल कर लेते। तो खासतौर से बिहार में इसीलिए किया जा रहा है ना क्योंकि इलेक्शन है। नहीं, अश्विनी चौबे कर रहे हैं ना, तो वो बिहार के नेता है, तो उन्होंने पटना में किया। वहां पे गए तो धीरेन्द्र शास्त्री भी है ना, उस पॉलिटिकल मंच पे गए ना धीरेन्द्र शास्त्री। तो मुझे लगता है उनको बात कर लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मंच है, वो लोग थोड़ी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं सनातन का मंच है। आपने मुझसे पूछा तो मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल मंच है। नहीं, मंच तो सनातन का ही है, लेकिन ये जो मंच है ये ठीक वैसा ही है जैसे कुंभ के समय वातावरण बना था।
अब ये भी सनातन महाकुंभ है नाम, महाकुंभ बार बार याद भी दिलाया जाता है। देश भर का हर हिंदू जिसकी भी एक तरह से कहें कि स्थिति बनी, वो कोशिश किया, इच्छा तो हर की थी। तो मुझे लगता है ये वातावरण है, और इसको मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन है क्या ये पूरी तरह से बिहार चुनाव के पहले हिंदुओं को एकजुट करने का मंच है, और इसका प्रभाव दिखेगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता है। ये भले पार्टी के तौर पर उनको कहना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज से मैं राहुल जी से थोड़ा सा, जिसको कहें कि मताइक के मेरा नहीं है, वो ये कि ये कहना कि अब ये कहें कि हम राजनीतिक काम करेंगे या राजनीतिक पार्टी करेंगे, ये ठीक नहीं है। अभी मेरा मानना ठीक है, उनको आज ये लग रहा है, और वो हिंदू हितों की बात करते हैं। कोई राजनीतिक दल अगर उनके साथ खड़ा होगा तो उसकी बातों करेंगे। ये किस राजनीतिक दल के साथ खड़े हैं, ये बात। रविशंकर प्रसाद और बिहार के राज्यपाल खड़े हैं, तो फिर गवर्नर खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री खड़े हैं। अगर आपको धर्म की बात करनी है, इससे अलग कर लेते हैं। घिरे हुए कौन है इसमें? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बिल्कुल पीछे। देखिए, वो तो अपनी बात कहते हैं, उस आपको सही लगे गलत लगे वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको धार्मिक बात करनी है, आप अलग मंच से जाके भी कर सकते हैं। थोड़ा ये भी सोचिए ना, पॉलिटिकल अभी तो लोग अखिलेश जी ने हमला किया था, अभी तो अखिलेश जी ने हमला किया था ना, और कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कि अगर मुझको कुछ लोग हमला करके किसी का कुछ चलता है, राजनीति चले, कुछ भी चले तो अच्छा है। तो ये इसको इस तरह से भी देखिए, पिछले कुछ समय में जिस तरह से जाति विद्वेष, जाति घृणा फैलाने की कोशिश की गई, उसका भी आप इसको जवाब दे सकते हैं कि हिंदू अम्ब्रेला है, हिंदू दायरे में सबको साधने की कोशिश हो रही है। तो ये मंच पर कौन नेता है, कौन साधु संत है, उससे छोड़िए, लेकिन ओवरऑल इसकी टोन क्या है, मैसेजिंग क्या है? मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको कौन सपोर्ट करेगा, उसके साथ आप लोग चाहिए। ये लोग इसमें संकोच नहीं करेंगे, भाषण भी होने दीजिए। बाबा बागेश्वर कहते हैं जातियों में मत बटो, तो ये राजनीतिक बात है? नहीं, राजनीतिक नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को तो ये राजनीतिक लगेगी। पीडीए कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को ये राजनीतिक लगेगी, जो बार बार कहते हैं कि हमारा एक खास वर्ग है, और वो तो यहां तक खुश होकर कह देते हैं कि मौलाना कहा, मतलब हमारे लिए तो विद्वान वाली बात हो गई। अब ठीक है, अपना अपना देखने का नजरिया है। एक वर्ग किस तरह से मौलाना को देखेगा, एक वर्ग मौलाना को किस तरह से देखेगा। और क्या इसी तरह से उनको कोई कहता कि आप किसी मठ के महंत हो गए, साधु हो गए, तब क्या कहते? अखिलेश यादव ने तो मठ महंत को किस तरह से, मठाधीशों को किस तरह से तुलना कर दी थी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत छिपी हुई, लेकिन अभी आपने कहा इसका असर होगा। मुझे तो नहीं लगता कि किसी हाल फिलहाल के इलेक्शन में हमने धर्मगुरुओं की बातों से लोगों को इफेक्ट होकर उनका मतलब वोट में कोई बहुत तब्दील होते हुए नहीं है। बिल्कुल, हरियाणा में कुछ मठ हैं जो कि खुले तौर से कहते हैं कि इन पार्टी को वोट करें। साउथ में बहुत सारे मठ हैं जहां पर आपने नेताओं को जाते देखा होगा, जो अपनी कम्युनिटी को कहते हैं कि अच्छा वोट करिए। ऐसा नहीं है कि मठों ने राजनीति में जो है हस्तक्षेप नहीं किया या राजनीतिक वो काम नहीं करते, मगर इफेक्टिवली ट्रांसलेट कराते हैं वोट को। बिल्कुल, अगर बोला जाता है तो असर पड़ता है। देखिए, कुछ हद तक तो असर पड़ता है। आपके जो अनुयायी होते हैं वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। अगर आप उनको संदेश दे रहे हैं कि किसी आप राजनीतिक दल के प्रति आपका झुकाव दिखता है, तो निश्चित रूप से वोटर्स भी उस राजनीतिक वोट पार्टी की तरफ झुकते हुए दिखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसे एक सनातन का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसे राजनीतिक चश्मे से हर बार क्यों देखना विपक्ष के नेताओं को। जो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था, जबकि सबको बुलाया गया था, विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। गए थे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेता वहां पर गए थे, दिग्विजय सिंह के बेटे दिग्विजय सिंह खुद वहां पर गए थे। तो उसे एक पार्टी सनातन का कार्यक्रम है, तो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पर इतना काम करती है कि, लेकिन अब सनातन का मंच है, सनातन के नाम पर आपने धर्मगुरुओं को बुलाया ना। अब कि कोई अभी मुझे लगता है कोई ना कोई बोल देगा कि राज्यपाल क्यों गए यहाँ पर, या कोई मुख्यमंत्री क्यों आया हुआ है, आपके मुख्यमंत्री मंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्री क्यों आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, इस पर आपत्ति की जा सकती है। बिल्कुल, और ये अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखूं तो सनातन धर्म, हम उसको शाश्वत मार्ग भी कहते हैं या इटर्नल पाथ भी कहते हैं, तो ये किससे एसोसिएट होता है? ये हिंदुइज्म से एसोसिएट होता है। और जब भी इसको हिंदुइज्म से हम एसोसिएट करते हैं या कहते हैं कि हिंदुइज्म ये एक्चुअली ऐसे ही है, तो वो किसी भी जाति के साथ रिलेट नहीं करता। और इस समय अगर बिहार की राजनीति के अंदर जाति है, जातिवाद के अगर वोट मांगे जाएं, तो यूनाइट करना जाति से हटकर सारे हिंदुओं को, तो ये बड़ा अच्छा मंच है, एक अपॉर्चुनिटी है जो सनातन महाकुंभ के अंदर एक्सप्लॉइट की जा सकती है। अब यहां से बात होती है कि भाई इलेक्शन होने वाला है, जात में मत बटना तुम लोग, हिंदू होके वोट। देखिए, मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि सभी अगर जाति के नाम पे बांटने की बात कर रहे हैं, बटोगे तो जाति के नाम पे बांटने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई जातियों को यूनाइट करके हिंदुइज्म का एक कलर दे रहा है, तो इसमें क्या गलत है सर? आपने आज लेकिन
पॉलिटिकल बात कह दी है बहल साहब ने, लेकिन गूढ़ एक बात है सर, पॉलिटिकल बिहार बात। की राजनीति में सारे राजनीतिक दल जाति की राजनीति पे लगे हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अकेले जो है जो जाति की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं भाई इस बार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए वोट करो। जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे तो आप हमेशा करते हो, इस बार बच्चों की शिक्षा के लिए बात तो कर रहे हैं, मुझे लगता है बात तो कर रहे हैं। अगर बिहार की राजनीति में अगर कोई अच्छा परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अच्छा है भाई। राज्यपाल महोदय अपना संक्षिप्त भाषण करने वाले, उसके बाद चलिए भाषण होंगे तो कुछ निकलता है इसमें से तो आपको हम सुनाएंगे बिहार से। लेकिन दो खबरें हमारे पास और बड़ी हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खूब इस वक्त सवाल उठ रहे हैं और उठने चाहिए। पटना में जिस तरीके से एक उद्योगपति गोपाल खेमका का मर्डर किया गया उनके घर के ठीक बाहर, उससे तो पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त एक दहशत है कि ऐसे अगर खुले में घूम रहे हैं अपराधी तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। गोपाल खेमका की हत्या के वक्त जो शूटर थे वो शूटर उनके घर के बाहर मौजूद थे। जिस आदमी ने गोली चलाई उसके साथ एक और आदमी था जिसने जिस क्लब से गोपाल खेमका निकले अपने घर के लिए उनके निकलने की जानकारी दी, इस शूटर को दी। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली है क्योंकि 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने एक के बाद एक कड़ी में देखा है और उनको पता लगा है कि लास्ट हाजीपुर में यह शूटर देखा गया था। आरा और फतुआ में पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। पुलिस जमीन विवाद और बेटे की हत्या के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। गोपाल खेमका के बेटे की हत्या 2018 में की गई थी। पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस हत्याकांड में 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं। एक मुख्य शूटर के अलावा उसका एक और साथी जरूर होगा। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की पटना के एक पॉश इलाके में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। ये गाड़ी चलाकर के खुद आ रहे थे एक क्लब से। जब ये बाहर वेट कर रहे थे कि दरवाजा खुले तभी एक स्कूटी पर सवार शूटर जो बिल्कुल उनके बगल में मौजूद था वो तुरंत उतर के आता है, उनके ऊपर फायर करता है और फिर स्कूटी लेकर के फरार हो जाता है। इसके बाद बिहार पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान लगा। गोपाल खेमका की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यही फिलहाल एक आधार है पुलिस के पास जांच का। हत्याकांड के लिए एक एसआईटी बना दी गई है। चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले नीतीश विरोधियों के निशाने पर हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो नीतीश की यूएसपी कभी हुआ करती थी उस पर जो है अब सवाल उठ रहा है। इसमें एक दो चीज इंटरेस्टिंग बातें और आपको मैं बताता हूं। जो एसआईटी बनी उसमें पुलिस ने बेऊर जेल में छापा मारा क्योंकि पुलिस को लगता है कि इस हत्याकांड की साजिश जेल में बैठे अपराधी ने की होगी। अब जेल में जाकर के कई अपराधियों से, गैंगस्टर से, कई पुलिस वालों ने, दर्जनों पुलिस वालों ने वहां छापा मारकर सबसे पूछताछ की है। सुराग निकालने की कोशिश फिलहाल हो रही है कि आखिर किससे दुश्मनी हो सकती है गोपाल खेमका की। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति से जुड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुछ साल पहले जो है उनके बेटे की हत्या की गई। थोड़ा नीचे कर लो। 7 साल हो गया। फेस पर से नीचे कर लो। हत्या की थी अब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ी। उस समय भी एनडीए का शासन था। आज इसके पिता खेमका जी की हत्या कर दी गई है घर के बाहर। और ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है। बगल में डीएम आवास, बगल में थाना है, एसपी का घर है। जगह जगह देखिए मौर्या होटल है, बीच में लगा रहा है। आप देखिएगा जगह जगह माइक लगाने नहीं आता क्या? लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। तो तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने भी चाहिए। दिन दहाड़े पटना में जिस तरीके से कत्ल हुआ, राहुल जी, ये सच में चिंता की बात तो है ही कि जिस तरह से वहाँ अपराध बढ़ रहा है। अगर हम इसी साल देखें तो लगभग 116 जो मर्डर जो है पटना शहर में हो चुके हैं, जिसमें उसके अलावा 41 रेप्स पटना शहर में हुए। तो ये चिंता का विषय है ही। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 151 डेज में 1297 हमले हुए पुलिस वालों पर, सिर्फ 1200 से ज्यादा हमले। तो चिंता का विषय है कि पटना में या फिर बिहार में किस तरह का जो है क्राइम रेट बढ़ा है। अगर 2005 से हम कंपेयर करें तो 3 गुना जो है वो वहां पर इंसिडेंट्स बढ़े हैं क्राइम के। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात है।